नमस्कार। आज हमारे साथ इस परिचर्चा में हैं श्री अशोक रुहाणी जी। अशोक रुहाणी जी कैंट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक हैं और तीसरी बार फिर विधायक पद के दावेदार हैं। निश्चित तौर पे चुनाव पास हैं, चुनावी सरगर्मियाँ भी हैं, तो ऐसे में अशोक भाई ने जो पिछले कई वर्षों में जो काम किए हैं, उसकी व्याख्या, उसका एनालिसिस होना बहुत आवश्यक है। इसके ऊपर नमस्कार। एक बार हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। अशोक भैया, पिछले 30 साल से कैंट विधानसभा में रुहाणी परिवार ही विधायक है। पहले 4 टेन्योर दादा ईश्वरदास रुहाणी जी विधायक थे, 2 बार से आप हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि लगातार 6-6 बार जनता आपको ही चुन रही है और आपको ही मौका दे रही है? ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से इतना विश्वास है जनता को आप मैं पर? उसके पहले थोड़ा पीछे ले जाऊँगा आपको। 1993 के पहले आज तक भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष का कोई भी वहाँ पे विधायक नहीं बना है। हमेशा कांग्रेस या विपक्ष या कांग्रेस का ही विधायक रहा है। वहाँ की ये स्थिति रहती थी कि विधायक को लोग काम तो छोड़िए, विधायक को पहचानते नहीं थे। चुनाव के समय सिर्फ़ चुनाव लड़ने के समय विधायक दिखते थे। 1993 के बाद जनता ने दादा को चुना, हमारे पिताश्री, पूज्य पिताश्री ईश्वरदास रोहाणी जी। 1993 से लेकर 1998 तक खूब परिश्रम करके विकास कार्य क्या होता है, वो हमारे पिताश्री जी ने दिखाया है। 1998 में फिर विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पिताश्री चुनाव जीते और जनता ने बहुत स्नेह और आशीर्वाद दिया और निसंदेह। पिछले चुनाव से ज़्यादा मतों से जीते। 1998 से लेकर 2003 तक सरकार कांग्रेस की थी, उसके बाद भी विधानसभा उपाध्यक्ष रहते हुए हमारे पिताश्री ने खूब काम कराया। विकास कार्य की ये स्थिति रहती थी कि सड़कें गड्ढों में, गड्ढे सड़कों में, लाइट की व्यवस्था नहीं, मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर था कैंट विधानसभा। इन 10 सालों में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी जितना दादा से संघर्ष करके उस विधानसभा को विकास कार्य और सेवा कार्य के माध्यम से सींचा। फिर 1998 से में फिर पुनः 2003 में दादा पुनः निर्वाचित हुए और विधानसभा उपाध्यक्ष के बाद विधानसभा अध्यक्ष बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया और संसदीय कार्य के का ज्ञान होते 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 साथ ही उन्हें अपने उस विधानसभा अध्यक्ष के पूरे शक्ति को अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के माध्यम से, सेवा कार्य के माध्यम से नई नई अपने प्रकल्पों को प्रारंभ करके एक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए। 2003 से 2008 तक, 2008 के बाद फिर निर्वाचित हुए। 2008 से 2013 में तक फिर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, कॉलेज, स्कूल, इन पर पूरा उनने फोकस करके एक विधानसभा को एक परिवार का स्वरूप दिया। और 2013 में अचानक चुनाव के समय दादा हम सबसे विदा हो गए और 2013 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया। जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, क्योंकि दादा का उस परिवार के मुखिया के रूप में स्थापित हो चुके थे। 2013 से 2018 तक हमने संकल्प लिया था कि दादा के जो पिछले 18 कार्य डायरी में उनके लिखे थे, उनका संकल्प लिया कि उन 18 कार्यों को पहले पूरा करूँगा। वो 18 कार्य थे फ्लाईओवर शोभापुर का, वाईएमसीए से लेकर एकता मार्केट तक सड़क थी, रांझी की जो सतपुला से लेकर रांझी चुंगी तक की सड़क थी, बहुत सारे स्कूलों की 2-3 स्कूलों की बिल्डिंग थी, सामुदायिक भवन थे, इंडोर स्टेडियम थे। इन सबको मैंने 18 कामों को 2018 तक पूरा किया। लगभग 1-2 काम रह गए थे जिसको मैंने अभी इस कार्यकाल में किया। 2018 से 2023 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने मुझे बहुत कष्ट हुआ, विकास कार्यों में अवरुद्ध हो गया, जन कल्याणकारी योजनाओं में दिक्कत हुई। फिर सरकार हमारी बनी तो कोविड आ गया। 2 साल कोविड में खूब परिश्रम किया लोगों के बीच में जाकर। लेकिन अभी के 1.5-2 साल में विकास कार्य को तेज गति दी। गति तो पहले भी थी, लेकिन और तेज गति दी। मुझे इस बात का संतोष है कि 1993 से लेकर 2023 तक 30 साल के इस सफ़र में, 20 साल के सफ़र में, 10 साल के मेरे सफ़र में एक परिवार का रिश्ता विधानसभा से बन गया। दादा विधानसभा के मुखिया थे,
और फिर अब जनता मेरी मुखिया बन गई और मैं उनका बेटा और भाई बन गया। यही रिश्ता है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीतती आ रही है। निस्संदेह आपको उस विधानसभा में बहुत प्रेम मिला है, बहुत सम्मान मिला है। अशोक जी, अपन ऐसा समझते हैं कि कैंट विधानसभा थोड़ी अलग विधानसभा है बाकी विधानसभाओं से। कैंट विधानसभा का एक हिस्सा, सिविल लाइन, सदर, बिलहरी, तिलहरी, ये हिस्सा बहुत विकसित दिखता है। यहाँ पे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा सुविधाएं, होटलें सब ठीक दिखती है। लेकिन विधानसभा का दूसरा हिस्सा है रांची, मालेगांव, मोहनिया, ये अभी भी मूलभूत सुविधाओं से थोड़ा दूर है। यहाँ कहीं पानी की कमी भी दिखती है, कोई बड़े अस्पताल नहीं दिखते हैं, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है। ऐसा डिफरेंस क्यों? देखिए, रांची का पूरा हिस्सा जो घिरा हुआ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वीएफजे, जीसीएफ से घिरा हुआ है, बीच में पड़ता है रांची। उन सबको पार करते हुए हमें रांची जाना पड़ता है। उन में जो अड़चनें विकास कार्यों में आती हैं, आपत्तियां लगती हैं, दावे लगते हैं, सब तो ठीक है। लेकिन हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि रांची में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नहीं, आज भी रांची डेवलपमेंट में हुआ है। मतलब बाकी, जैसे बाकी एक विधानसभा जैसे सिविल लाइन बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ कि सतपुड़ा से आप कभी चुंगी तक 4 लेन सड़क में जाइए, सेंट्रल लाइटिंग है, हम्म। जो कभी कल्पना नहीं कर सकते कि मेन रोड में एक से एक शोरूम खुल गए हैं। वो शोरूम सिर्फ रांची के व्यापार से पर डिपेंड नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि पिंडरई, कुंडम, बगराजी, वहाँ का कस्टमर भी आज आ रहा उस है। शोरूम में खरीदने आ रहा है। ये बड़े-बड़े शोरूम बन गए। ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा व्यापार की दृष्टि से भी बढ़ा है, दूसरा रही अंदर की बात, तो आज आप दर्शनते राय से बड़ा पत्थर की तरफ जाइए तो शानदार सड़क बन गई। फिर बड़ा पत्थर से सरस्वती शिशु मंदिर की तरफ जाइए तो सड़क बन गई। बड़ा पत्थर से नीचे झंडा चौक जाइए तो सड़क बन गई। अंदर की गलियों में कभी आप बड़ी गाड़ी लेकर जाइए तो आपको महसूस होगा कि इतनी छोटी सी गली में भी इतनी बड़ी गाड़ी जा गाड़ी सकती है। उसका जाती है। सिर्फ कारण ये है कि सड़कें अच्छी बनाई हमने। तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं कि रांची में विकास नहीं हो। रांची में मूलभूत सुविधाएं आज भी उपलब्ध कराने का काम किया, क्योंकि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं था। उसको करते करते हमको इतना लंबा समय लग गया। उसमें भी तकलीफ कहाँ हुई, दादा को, हमारे पिताजी को, पूज्य पिताजी को ये तकलीफ हुई कि कभी केंद्र में सरकार कांग्रेस की होती थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में होती थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी तो केंद्र में। ये जो कॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण भी कई बड़े जो प्रोजेक्ट आना चाहिए थे वो प्रोजेक्ट आने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने सबसे बड़ा काम, इसका प्रमाण इस बात का है कि केंद्र में माननीय मोदी जी की और प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार होने के कारण आज हम आग्रह करके ग्लोबल स्किल पार्क 550 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग कॉलेज में लाने का हमने जो प्रयास किया था वो सफल हुए हम उद्योग की दृष्टि से आने वाले समय में भटोली में नया जबलपुर जो 1000 एकड़ पे होने वाला है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम मोहनिया में लगभग 2.5 एकड़ पे सामुदायिक छोटे छोटे कमरे बनाकर कुटीर और लघु उद्योग के लिए काम चालू करने वाले हैं। ऐसे हम कई ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिससे लोगों को वहाँ पे रोजगार मिले। तो हम रांची में आने वाले समय में आपको रांची जितना है बस उससे और अच्छा दिखने में आपको लगेगा कि रांची में कुछ। अशोक जी, आप जबलपुर में सरकार का एक बड़ा चेहरा है, मजबूत चेहरा है। अगर हम इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, रायपुर जाते हैं, नागपुर जाते हैं, छिंदवाड़ा जाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि इन सब शहरों के मुकाबले हम दौड़ में कहीं पिछड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इससे, आपके इस प्रश्न से ही सहमत हूँ मैं। हमेशा विकास की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से जितनी उपेक्षा का दंश जबलपुर ने झेला है शायद किसी शहर ने नहीं झेला होगा। तेजी से भोपाल बढ़ गया, तेजी से इंदौर बढ़ गया, तेजी से मैं ग्वालियर अभी गया था तो ग्वालियर बढ़ गया। निश्चित। मैं सहमत हूँ इससे। लेकिन आने वाला कल, आने वाला समय जबलपुर का है और जबलपुर बहुत बड़ी बात नहीं है कि इन सब शहरों से आगे निकलने वाला शहर होगा। उसका सिर्फ कारण ये है कि नेतृत्व केंद्र और प्रदेश सरकार का पूरा फोकस करके इस समय जबलपुर को जिस तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि आप 1200 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन सकता है। ये कल्पना नहीं कर सकते। मेट्रो का दंश, मेट्रो की उपेक्षा, मेट्रो होना आना चाहिए था, मेट्रो आनी चाहिए थी, लेकिन मेट्रो भी आने वाले समय में आएगी। आप रिंग रोड सबसे बड़ी, ये कल्पना नहीं कर सकते। एयरपोर्ट जो सिर्फ इंदौर के बाद सबसे अच्छा अगर प्रदेश में बनने वाला है तो जबलपुर में बन रहा है। लेकिन जो उपेक्षा हुई उसको मैं ये मानूंगा कि आने वाले समय में उस उपेक्षा का पूरा हिसाब सही तरीके से तभी माना जाएगा कि जबलपुर
तेज गति से आने वाले समय में औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से मैं इस बात को देखता हूँ कि किसी भी शहर की अगर पैसा अगर बाहर से नहीं आ रहा है, पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ नहीं बन सकती, सकती। वो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो हाँ, सकती। किसी भी शहर के विकास में पर कैपिटा इनकम जब तक लोगों हाँ, की नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से साथ साथ उद्योग होना बहुत जरूरी है। हमारा अगला जो प्रयास है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अधोसंरचना के साथ साथ हमको उद्योग चाहिए। जब तक हम हमारा कैपिटल, हमारा पैसा अभी बाहर जा रहा है, हमारा पैसा जब तक बाहर से नहीं आएगा, बाहर के राज्यों से नहीं आएगा, तब तक जबलपुर तरक्की नहीं कर पाएगा। इंदौर का आज सिर्फ बड़े बड़े उद्योग नहीं, बड़े बड़े उद्योग लगने के साथ साथ उनको छोटे उद्योग जो सपोर्टिंग में छोटे उद्योग लग, सैकड़ों हजारों की तादाद में जो छोटे छोटे उद्योग उनके कारण चल रहे हैं, ये एक्चुअल में जब तक जबलपुर में नहीं होगा। और मैं देख रहा हूँ तेजी से आप टेक्नो पार्क देख लीजिए, तेजी से आप पूरी जगह फुल हो गई। हरगढ़ में देख लीजिए आप, अपनी डोंगरिया उमरिया डोंगरिया में आज तीसरा फेज चालू हो गया है। तेजी से जबलपुर में उद्योग की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है, और आने वाला कल मैं जो बोल रहा हूँ आपका जबलपुर का होगा उद्योग की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से। निश्चित, ये आवश्यक भी है। अगर ये नहीं हुआ ना शुरू, तो कहीं ना कहीं ये बुजुर्गों का शहर हो जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप सारे से युवा नौकरी काम के लिए बाहर चले जाएंगे, ये खाली बुजुर्गों का शहर होकर रह जाएगा। मैंने पहले ही स्वीकार किया कि जबलपुर की उपेक्षा बहुत हुई है, लेकिन अब उपेक्षा नहीं होगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अशोक भैया, एक हर चुनाव में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। मध्यम वर्गीय आम आदमी के लिए किसी भी चीज़ों के भाव, रेट, कीमतें बहुत मायने रखते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि पिछले 4, 5, 6, 7 सालों में बीजेपी कहीं भी उन रेट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में विफल रही है, ऐसा दिखता है। बहुत सारी वस्तुएं डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन जिस हिसाब से तेजी से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, मैं महंगाई से सहमत, महंगाई नहीं होना चाहिए इतनी, इससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कई फैसलों के कारण हमको तकलीफ हुई, हमारे डिमांड एंड सप्लाई पर फर्क आया, उसके कारण कहीं महंगाई बढ़ी है। हम टमाटर की बात करते हैं, टमाटर कभी प्याज भी बढ़ती थी, ये चीज़ें ऐसी है, लेकिन मैं इसको कहूँ कि पूरे हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें आज घटी भी हैं और बैलेंस भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, और ये इससे मैं सहमत हूँ। ये और ये चुनाव में कितना असर दिखाएगी? देखिए, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं चुनाव में, सिर्फ एक महंगाई मुद्दा नहीं रहता है। सरकार ने क्या काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इससे सहमत नहीं हूँ कि ये कोई चुनाव में परिणामों में कोई असर डालेगा, इससे मैं सहमत नहीं। इतना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए अपन तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखें, आप पिछले सालों वर्षों से लेकर अभी तक में, तो लोगों की आय भी बढ़ी है। तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो अगर जो महँगाई बढ़ी है, तो अगर कभी कंट्रोल आप देखेंगे कि कई चीज़ें जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए थी उस हिसाब से नहीं भी बढ़ी है। तो इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं रहेगा। अशोक भैया, जैसा हम ऐसा मानते हैं, बीजेपी जो है वो कैडर बेस पार्टी है। पहला, बीजेपी हमेशा ये कहती आई है कि वो इथिकल पॉलिटिक्स में विश्वास करती है, ठीक है। वो भले एक बार उनके लिए चुनाव हार जाना स्वीकार है, लेकिन अनइथिकल प्रैक्टिसेस को लाना स्वीकार नहीं है उनको। पर क्या जैसे ये लाडली लक्ष्मी योजना या किसानों को जो पैसे देना या स्कूटी बांटना, ये अचानक से चुनाव के पहले एक राजनीतिक स्टंट जैसा नहीं दिखता? या मुफ्त की रेवड़ी पार्टी, या हम मतलब बाकी पार्टियों की तरह ही बीजेपी भी उसी पैटर्न को फॉलो करती हुई नहीं दिखती? दोनों में अंतर है। आप इसको चुनाव के समय पे नहीं कह सकते। आज की तारीख में हमारे सर्वे में, हमारे मुख्यमंत्री जी के सर्वे में, हमारे प्रधानमंत्री जी के सर्वे में, अगर लोगों के जीवन स्तर को उठाने का कोई अगर प्रश्न आता है, तो उसको हम रेवड़ी नहीं कह सकते। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना रेवड़ी है क्या? क्या उज्ज्वला गैस कनेक्शन रेवड़ी है क्या? क्या किसी बहन को 1,000 रुपए की राशि देकर हम क्या रेवड़ी बाँट रहे हैं? क्या उसको इस बात का अभिमान या स्वाभिमान नहीं रहना चाहिए कि उसके हाथ में कुछ राशि हो? और ये कोई स्थायी नहीं, आने वाले समय में हो सकता है कि जब वो आत्मनिर्भर हो जाए, हमने स्व-सहायता समूह से भी उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। इससे आत्मनिर्भर भी बनेंगे, और हम इसको कोई राशि को वो नहीं कर रहे हैं, उनको बल्कि आत्मनिर्भर और स्वाभिमान बनाने के लिए आने वाले समय में अपना उद्योग लगाएँ। ऐसे भी कार्य हम करें। स्वनिधि योजना है जो 10,000 रुपए का लोन देकर लोगों को करते हैं। तो हम इसको रेवड़ी बाँटना तो नहीं कह सकते हैं
कि हमने को किसी को स्कूटी बांटना किसी की शिक्षा के स्तर को उठाने का मैटर है। अगर हम पूरे छात्रों को अगर हम स्कूटी बांटते होते तो हम बात मानते कि हमने रेवड़ी बांटी। अगर किसी ने प्रतिस्पर्धा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये कहा कि हम आपको लैपटॉप देते हैं, तो वो लैपटॉप उस व्यक्ति को जो 85% 75% अंक लाकर अगर उस लैपटॉप से आने वाले समय में अपनी शिक्षा के स्तर को उठा सकता है, सुधार सकता है, तो इसमें क्या आपत्ति है? इसको मैं रेवड़ी नहीं कह सकता। किसी चीज को हम ऐसे बांट रहे हो तो बात समझ, लेकिन हम किसी के स्तर को उठाने के लिए, किसी को उनके जीवन को बदलने के लिए अगर कोई कार्य करें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपन ऐसा मानते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड इसको अपन समझते हैं कि ठीक है, ये तो जो भी पार्टी इसको बांटेगी उसका अपना तर्क होगा, लेकिन क्या सचमुच में समाज में, सरकार में, सिस्टम में इस तरह से मुफ्त में चीजें बांटना, लोगों को मुफ्त में चीजें देना, क्या ओवरऑल देश के हित में है? कोई भी पार्टी करे, नहीं, कोई भी पार्टी मैं इसको इस दृष्टि से नहीं देखता। मैं इसको मुफ्त का शब्द नहीं बोलता हूँ। कुछ समय के लिए किसी के जीवन स्तर को उठाने के लिए आवश्यकता के अनुसार अगर जो एक गैप है अमीर और गरीब के हिस्से का, उसको गैप को अगर खत्म करने के लिए, उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कम से कम बराबरी पे न ला सकें, कम से कम 30 और 70 के रेशियो को ला सके, तो इसमें कोई, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी कभी इस पर विश्वास नहीं करती कि रेवड़ियां बांटने पे विश्वास करे। और अगर ऐसा करना होता तो कर्ज माफी भी कर सकते थे, किसान कर्ज माफी कर सकते थे। हम युवाओं को सीखो कमाओ योजना में काम करने का भी सिखा रहे हैं, तो राशि देने का काम कर। हमने ये तो नहीं बोला 4,000 रुपये महीना हम आपको फ्री में दे रहे, आप बैठे रहो। तो ये मुफ्त में बांटना हो सकता है, लेकिन इसको मैं मुफ्त में बांटना नहीं, लेकिन किसी के जीवन स्तर को उठाने के लिए अगर कोई योजना आती है, उस योजना का लाभ, क्या लाडली लक्ष्मी योजना मुफ्त में बांटने की चीज़ है? लाडली लक्ष्मी योजना से हमारा जो रेशियो है बच्चियों का, वो 964 हो गया, जो 920 पे था। तो इस तरीके से अगर बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, इससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, तो इसको मैं अच्छा मानता हूँ। बहुत बढ़िया। अशोक भैया, कैंट विधानसभा में 30 साल से आप ही आप हैं। हम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो परिश्रमी कार्यकर्ता है, जो दादा मोतियों की माला बना गए थे। हमने उन मोतियों की माला को संजवाया, सहेजा, और उन मोतियों की माला में हमने मोतियों को और डालने का प्रयास किया। निस्संदेह। पर 30 साल का कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखता है आपको? देखिए क्या है, हम किसी राजनीति में, हम राजनीति हमारा पेशा नहीं है, हमारे परिवार का एक सेवा का मार्ग हमको दादा ने प्रारंभ किया था, और हमको भी राजनीति में सेवा की उस मार्ग पर ले जाने के लिए उन्हें मेरे से कोई बैकडोर एंट्री नहीं कराई। दादा ने, हमारे फादर ने हमको पहले पार्षद का चुनाव लड़ाया। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बोला कि हम आपको राजनीति में सिर्फ इसलिए लाना चाहते कि आप उस सेवा को आगे बढ़ाइए। मैं पार्षद का चुनाव लड़ा, जीता, और उसके बाद मैं महामंत्री रहा संगठन में। मैंने कोई बैकडोर एंट्री नहीं ली, कोई मैं डायरेक्ट पैराशूट से नहीं आया। मैंने सेवा की, और दादा की उंगली पकड़कर, दादा के साथ बैठकर मैंने उनने सेवा के मार्ग को मैंने सीखा और सेवा के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी कारण 2013 से लेकर 2023 तक के 10 साल में जो दादा सेवा हमको दे के गए थे, जो हमको सिखा के गए थे, जो विकास कार्य हमको छोड़ के गए थे, उनको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। कि बस इतना ही कार्य है। हालांकि आपकी सक्रियता हम सबने देखी है, तो जो भी शहर में है उन्होंने आपकी दादा के समय से ही सक्रियता, इन्वॉल्वमेंट देखा है, इसलिए खैर ये प्रश्न बेमानी है। तो एक और प्रश्न है कि चलिए कैंट में कोई असंतोष नहीं, ऐसा मानते हैं, लेकिन आप ये जैसे देखें कि इसके पहले हमने हमेशा ये देखा है कि लोग बीजेपी में आते रहे दूसरी पार्टियों से। अचानक हम पिछले कुछ समय में देख रहे हैं कि लोग बीजेपी छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कोई 1000 गाड़ी लेकर के कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है या कुछ कर रहा है। ये अचानक ऐसा परिवर्तन क्यों, ये असंतोष जैसा क्यों? नहीं, इसको मैं असंतोष नहीं मानता हूँ। ये विचारधारा का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आज चलती है। उन विचारधारा को लेकर अगर उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पसंद आई, तो इसमें असंतोष का क्या सवाल है? वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस से जो लोग आए, उनको कांग्रेस की विचारधारा और कार्यशैली पसंद नहीं आई, तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। रही बात चुनाव पे आने की, तो चुनाव में तो आयाराम गयाराम चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इसको इस तरीके से लेता हूं कि समय पर बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई पार्टी में प्रवेश करता है और वो अपनी विचारधारा को, हमारे विचारों को स्वीकार करता है, तो उसमें उनका स्वागत है। लेकिन
कांग्रेस की विचारधारा लेकर भारतीय जनता पार्टी में किसी स्वार्थवश अगर प्रवेश करता है तो वो हमारे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है। हम इसको विचारधारा का खेल मानते हैं, और जो भी हमारी पार्टी में आए हैं वो विचारधारा के लिए आए हैं, और जो गए हैं उनको हमारी विचारधारा नहीं समझ में आई तो कांग्रेस में किसी स्वार्थ के कारण गए हैं, और उनके स्वार्थ भारतीय जनता पार्टी में पूरे नहीं हुए। कुछ विशेष तैयारियां इस बार चुनाव की? देखिए क्या है, हम लोग 365 दिन 24 घंटे सातों दिन जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं हम लोग। हमारा कार्यकर्ता हो, हमारा पार्षद हो, हमारा बूथ का अध्यक्ष हो, मैं खुद, ये सब हम लोग तैयारी वो करे जिसने 5 साल पढ़ाई नहीं की है। हम अभी 2-3 महीने के समय पे सिर्फ रिवीजन करते हैं। रिवीजन ये करते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया है, और जो कुछ पहले हमने किया है उसको याद दिलाने का भी काम करते हैं लोगों को कि हमने ये किया है और आगे हम और करेंगे। हमारा अगला जो कार्य है उसके बारे में बताऊं कि हमारे मन में जो सपना है वो ये है कि हम जो उद्योग लगाने की हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो, हमारा ग्लोबल स्किल पार्क का जो सपना है वो पूरा हो, हम लोगों को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने की तरफ, हमको की मूलभूत सुविधाएं हमने खूब दी है। नया जबलपुर भी हमने बसाया। आप तिलहरी साइड चले जाइए, 4 लेन सड़क का भी देखिए, आप सेंट्रल लाइटिंग देखिए, आपको लगेगा कि आप जबलपुर शहर के एक अलग उसमें आए। वो सब हमने प्रयास किए हैं कि मूलभूत सुविधाओं से हम सब कुछ दें, लेकिन हम अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। हम आने वाले समय में और अच्छा बेहतर क्या कर सकते हैं, इस पर हम चिंतन मनन करते रहते हैं। हम जनप्रतिनिधि को कभी भी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम और अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं, और उद्योग कैसे लगा सकते हैं, और लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। हमारा अगला टारगेट यह है कि कैंट विधानसभा में हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जिए, आत्मनिर्भर रहे, अपना कार्य खुद करे, अपने कुछ उद्योग लगाए। ऐसा हमारा अगला टारगेट है। कैंट विधानसभा में हालांकि अभी किसी भी पार्टी की टिकट की कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि बीजेपी से आपकी टिकट लगभग सुनिश्चित है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट कि अगर बीजेपी आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीतते हैं, तो ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो अगले 5 साल में आप करना चाहते हैं? मैंने आपसे बताया ना कि हम अगला जो टारगेट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का सपना है, जो हम आने वाले समय में रिंग रोड जहाँ बन रही है हमारे एकता मार्केट से साइड से, जो तिलहरी के साइड से हम मंगेली की तरफ जाते हैं, हमने वहाँ हमारी इच्छा है। हम रांझी के अस्पताल को बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं, जिसमें कार्डिक का भी कोई मरीज आए तो इलाज करा सके। हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहते हैं आने वाले समय में, जिसमें हमारे यहाँ का युवा कम से कम बाहर ना जाए, कम उसको यहीं पे नौकरी मिले, यहीं पे वो अपना उद्योग लगाए। हमने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया है। अभी 335 लोगों को हमने स्टार्टअप में 3 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ इसलिए दिलाई कि आप यहाँ पे काम करिए। ये रोजगार रोजगार मेले के माध्यम से हमने लोगों को अधिक से अधिक रोजगार और नौकरियां देने का काम कैसे करें, उस पर काम किया। आने वाले समय में इसको स्वरूप को हम बड़ा करना चाहते हैं। हमारा अगला प्रोजेक्ट ये है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बने, स्वाभिमानी रहें, अपना पैसा खुद कमाएं, या तो नौकरी करें या नौकरी देने वाले बने। ये हमारा सपना। आज हमारे साथ थे अशोक रूहानी जी। 30 वर्षों में रूहानी परिवार ने सेवा और व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क का जो आयाम स्थापित किया है वो निश्चित तौर पर उदाहरण है। अशोक भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले चुनाव में बहुत निश्चित बहुत धन्यवाद। उनकी जीत हो, इसी कामना के बहुत साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।